स्पोक्सपर्सन सुनील गुप्ता। हम उनसे आज बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो है लोगों की बातें। हम किस तरह वो अपने जो व्यूज़ हैं, उनके जो थॉट्स हैं, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन शुरू हो रहे हैं परसों से, यानी कि 7 तारीख से साईं बाबा नगाली साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में और 10 को पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हिल में। धन्यवाद। ये जो है, ये बीजेपी का क्या एजेंडा है इस इलेक्शन में, क्योंकि ये डीडीसी इलेक्शन आज से पहले यहाँ कभी नहीं हुए, और डेवलपमेंट को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से हमें बातें सुनने को मिल रही हैं, उनकी जो क्वेश्चनिंग है वो जिस तरह से आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। और ये 70 साल में यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। जिस तरह से हम अपनी पुंछ की बात करें, हमारा पुंछ आज भी एक पिछड़ी हुई सिटी है, जो हमारा एक सिटी है, एक मॉडर्न टाउन जिसको हम कह रहे हैं, वैली कह रहे हैं, पुंछ वैली। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं आपके माध्यम से लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं डीडीसी के अंदर, ये पहली दफा जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव कराने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि यहाँ डेवलपमेंट और तरक्की हो। ये डेवलपमेंट और विकास का चुनाव है, क्योंकि इससे पहले जो एमएलए यहाँ पर चुना जाता था, तो वो कभी असेंबली के अंदर बैठता था, कभी जम्मू मीटिंगों के अंदर जाता था, लोगों से उसका रब्ता कट हो जाता था। ये डीडीसी जो चुनाव है, ये ब्लॉक का चुनाव है। ब्लॉक के जो काउंसलर बनेंगे, उनके बाद जो डीडीसी का चेयरमैन बनेगा वो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और जितनी भी पॉलिसी और प्रोजेक्ट बनेंगे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बनेंगे। इससे पहले जो हुकूमत बनती थी वो पूरी स्टेट के लिए बनती थी। वो जो मिनिस्टर बनता था वो अपने इलाके को देखता था। पिछले 70 सालों के अंदर पुंछ के अंदर यहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही है। यहाँ इतने बड़े बड़े लेजिस्लेटर आए, लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आप अगर पुंछ के अंदर देखोगे, आज भी अगर गांव के अंदर चले जाओगे, कोई रास्ता नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं है। लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, वो आज भी लोग उस समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये चुनाव उसी सिलसिले में होने जा रहे हैं, डेवलपमेंट और विकास को लेकर। मैं समझता हूँ कि इस समय जो लोग हैं, उन लोगों को अपने अच्छे नुमाइंदे को चुनना चाहिए, जो लोगों की दुख और तकलीफों को समझे। लेकिन इस चुनाव के अंदर भी वही पुराने लोग आ गए हैं, वही पुराने जो चेहरे आ गए, जो एमएलए रहे हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, वो भी इस चुनाव के अंदर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुंछ के अंदर से नए लोगों को लाया, पढ़े लिखे लोगों को लाया, अच्छे ईमानदार और दयानुदार लोगों को लाया, ताकि वो लोगों की खिदमत कर सके। अगर पुंछ की बात करूँ, पुंछ हमारा एक स्टेट होती थी, फिर जिला बना, जिले के बाद ये अब बीच तक हमारा जिला है। पढ़े लिखे लोगों को लाया, अच्छे ईमानदार और दयानुदार लोगों को लाया, ताकि वो लोगों की खिदमत कर सके। अगर पुंछ की बात करूँ, पुंछ हमारा एक स्टेट होती थी, फिर जिला बना, जिले के बाद ये अब बीच तक हमारा जिला रह गया। यहाँ पर हमें ना हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, ना हमें पार्किंग है, ना हमारे पास सफाई व्यवस्था है। किसी भी चीज़ की हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ टूरिज्म की कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, यहाँ उसकी भी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर रियायत से सिपहिया चले जाओ, 2 घंटे लगते हैं। सिपहिया के अंदर इतना बड़ा सेब है, फ्रूट है, लेकिन हमारे यहाँ उसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया गया। अगर यहाँ पर हार्टिकल्चर की इंडस्ट्री यहाँ पर होती, तो आज यहाँ पर लोगों को रोजगार अपना होता, लोगों को रोजगार दे सकते थे। लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव हुआ, सिर्फ लोग वोट लेते हैं, लोग वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि ये डेवलपमेंट का चुनाव है, तरक्की का चुनाव है। हमें डेवलपमेंट के लिए वोट करना चाहिए। डेवलपमेंट सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न किया था कि अपोजिशन पार्टी हम पर इल्जाम लगाती है, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमत रही। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई, तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ पर 370 और 35A जब तक था, तो यहाँ पर एक ही चीज होती थी, लूट और खसूट होती थी, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। यहाँ पर कोई उसकी चेकिंग नहीं थी, कोई उसका हिसाब नहीं था। अगर आप एक स्कैम को देख लो, वो है रोशनी जो बनाया था इन्होंने, उसका जो 25,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, वो इसलिए स्कैम हुआ क्योंकि ये इन्होंने कहीं कोई हिसाब नहीं देना था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वो जो रोशनी एक्ट बना था, वो उस समय 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बना था कि ये जमीनों बेचकर हमारे पास पैसा आएगा और हम यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन 25,000 करोड़ के बजाय वो 72 करोड़ रुपए खाली इकट्ठा हुआ। इन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया। ये तो हमारे हुक्मरान थे, उसके अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, हमारे मिनिस्टर इन्वॉल्व है, हमारे एमएलए इन्वॉल्व है, हमारे पुलिस के अफसर इन्वॉल्व है, हमारे डिप्टी कमिश्नर इन्वॉल्व है, हमारे जजेज इन्वॉल्व है। जितने बड़े लोग हैं सब उसके अंदर इन्वॉल्व है। और मैं समझूंगा जो हाईकोर्ट ने उसको
किया है। ये 370 और 35 ए टूटने के बाद ही हो सकता था, और आज सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चल रही है, और मुझे उम्मीद है जल्द से बड़ी बड़ी जितनी बड़े बड़े करप्ट लोग हैं ये सारे अंदर जाएंगे और गरीब लोगों को इसका इंसाफ मिलेगा। सर, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन किया जाएगा जो करप्ट हैं? जिस तरह से करप्शन आज भी हमें देखने को मिल रहा है कि छोटे से छोटे ऑफिस और बड़े से बड़े ऑफिस में चले जाओ तो वहाँ पे करप्शन इस तरह से हाई होता जा रहा है कि एक गरीब इंसान उसमें पिसता जा रहा है। देखिए, मैंने रोशनी एक्ट की बात की, उसके ऊपर अगर आपने देखा होगा तो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से सारे काम किए। अब इनकी जो अलॉटमेंट है वो तो हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। सीबीआई इसके ऊपर जल्द ही चार्जशीट फाइल करेगी, ये सारे लोग अंदर जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि देखो, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो गरीब लोग हैं, खासकर जो फॉरेस्ट के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, जिनको तंग किया जाता था, कि जो जिनके पास 1 मरला 2 मरले जगह थी, किसी के पास एक कच्चा मकान था, पक्का मकान था। अब भारतीय जनता पार्टी ने फॉरेस्ट राइट में तरमीम करके उन लोगों को वहाँ उनको मलकाना हक देने का फैसला किया। तो जहाँ तक गरीब की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। जहाँ जो बड़े बड़े जो करप्ट लोग हैं उनको हम कभी माफ नहीं कर रहे। गुप्ता जी, आप खुद भी जिस तरह से कंपेनिंग चल रही है इलेक्शन के टाइम पे, आप खुद भी फील्ड में रहे, जो 0 लाइन पे लोग रहते हैं वहाँ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उनके पास रोड फैसिलिटीज़ नहीं होती है, और अगर कोई इंजरी हो जाती है, जब शेलिंग स्टार्ट होती है तो उन लोगों को टाइम लगता है वहाँ से, जब तक वो एक आर्मी के पास वो अपनी ID कार्ड चेक करवाते, ID प्रूफ देते। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे, और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? मैं तो ये बात कहूँगा, जितनी भी फेंस लगी हुई है सारी गलत लगी है। हमारे आज 42 पंचायतें, जो हमारी 42 पंचायतों के लोग 24,000 की पता नहीं कितने के लगभग लोग हैं जो फेंस के उस पार रहते हैं। जब गेट बंद हो जाता है तो वो लोग परेशानी के अंदर आ जाते हैं। आज गोलाबारी होती है हर जगह, लोग जख्मी होते हैं, लोगों के लिए परेशानी है। मैं समझता हूँ कि जब पहले गोलाबारी होती थी तो हमारे जो लोग शहीद होते थे तो उनको एक भी पैसा नहीं मिलता था, वो डिप्टी कमिश्नर के ऊपर होता था। वो कहीं किसी को 5,000, किसी को 10,000 रुपये देता था। जब मलकोट के अंदर शेलिंग हुई तो हमारे एक सरपंच साहब मारे गए थे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट के अंदर आवाज बुलंद करके आज अगर गोलाबारी से हमारा कोई भाई शहीद होता है उसको 5 लाख रुपया और SRO 243 के अंदर शायद नौकरी मिलती है। जब भांडी चेन के अंदर गोलाबारी थी, हमारे जो बशीर साहब है उनके बेटा इंतकाल कर गया था, उसके बेटा शहीद हो गया था, तो तब वहाँ पर हमारे मेंबर पार्लियामेंट और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे। तो लोगों ने डिमांड की थी, ऊपर जो हमारी बहन को जख्मी हो गई है उनके पास पैसा नहीं। तब वहाँ पर एक बात चली थी, उन्होंने उसी समय गवर्नर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर हमारे चिश्ती साहब 4 जो सरपंच हैं उनको साथ लेकर उनके पास गए थे। उसी दिन ये फैसला हो गया था, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले 1,25,00,000 लोगों का गोल्डन कार्ड बनेगा और उनका मुफ्त इलाज होगा। जहाँ तक फेंस की बात है, वो लोग वाकई बड़े दुख और तकलीफ में है। ये मुद्दा हम समय समय पर उठाते हैं। हमारी एक ही डिमांड है, फेंस को आगे लाया जाए, और ताकि लोग जो है जो अपने इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं उनको पूरा हक दिया जाए, उनको कहीं आने जाने की पाबंदी ना हो। फेंस जो है वो बिल्कुल पीछे रह गया, वो लोग नो मैंडेज लैंड में रहते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये लोगों से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई हमने निरंतर लड़ी है। और दूसरे जो बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं, इनके मोर्चों की बात है। हमारा कोई भी लीडर यहाँ पर आता है, जहाँ हम जम्मू जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, हम कहते हैं लोगों को इंडिविजुअल बैंकर मिलना चाहिए। जो कम्युनिटी बैंकर है वहाँ तक जाते जाते गोला पड़ जाता है, लोगों को परेशानी बनती है। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए बैंकर भी मिलना चाहिए, और लोगों को जो गाँव अफेक्टेड है, जहाँ जैसे सब्जियाँ है, कीड़ी मंतार है, जलास है, सोतरी है, बगैर है, अपना मनकोट है, बालाकोट है, यहाँ एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर एम्बुलेंस कुछ आदमी जख्मी हो जाता है, एम्बुलेंस यहाँ से वहाँ जाती है तो आदमी का इतना खून बह जाता है, वो आदमी बच नहीं सकता। हमने ये भी डिमांड रखी है कि हर जगह पर एम्बुलेंस होनी चाहिए। और हमारी एक और बड़ी डिमांड थी, जो शायद जल्द पूरी होने वाली है, एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए। अगर कहीं गोलाबारी होती है तो उसके अंदर दूसरी गाड़ी नहीं जाती है, उसके लिए बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस यहाँ पर होनी चाहिए। गुप्ता जी, जो जिस तरह से लोगों का कहना है कि इलेक्शन के टाइम जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो उनके पास जाते हैं, जगह जगह कंपेनिंग होती है, रैलियाँ की जाती हैं और खोखले वादे उनसे किए जाते हैं, उनको रोजगार के नाम पे, उनको डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तो उनके पास कोई लीडर जाता है, ना उनके दुख और दर्द में कोई शामिल होता है। तो भाजपा किस तरह से इस पे काम करेगी, और भाजपा का क्या कहना है डेवलपमेंट को लेकर, स्पेशली जॉब्स को लेकर? जिस तरह से हमारे पुंछ में देखा जाए, पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जाए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ा एक मसला है यहाँ का। भारतीय जनता पार्टी की सीधी सोच है। हमने आज तक जितनी कंपेनिंग चली है यहाँ पर, हमने एक भी झूठा वादा लोगों से नहीं किया कि हम ये करेंगे। जो हमने किया है वो हमने गिन कर बताया। मैं आपके माध्यम से लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे जो कैंडिडेट हैं इंजीनियर मोहम्मद चिश्ती साहब, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। आज भी देख लो, लोग उनसे कहते हैं झूठ बोल,
वादा करेंगे वो कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल सकता, बाकी मैं सब काम कर सकता हूँ। मैंने काम करने हैं और करूँगा, उसके लिए झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो लोग वादा करते हैं वो सबसे बड़े झूठे होते हैं। वादा तोड़ने के लिए होता है, कोशिश करके काम होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, हम कोशिश करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमने वुमेन डिग्री कॉलेज पुंछ के अंदर है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। हमारा जो पानी का प्रोजेक्ट 44 करोड़ रुपए का हमारा अप्रूव हो चुका है, वो साफरा के अंदर हमारा फिल्टर प्लांट करने वाला वो भारतीय जनता पार्टी का है। जम्मू पुंछ रोड प्रोजेक्ट हमने लाया, रेलवे प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, या पुंछ के अंदर 96 करोड़ रुपए का एक रिंग रोड बनने जा रही है, वो प्रोजेक्ट हमने अप्रूव कराया। हमने कोशिश की है कि हमारे पुंछ के अंदर आयुर्वेदिक अस्पताल आ रहा है, हमारे अंदर और बड़े दूसरे जो कॉलेजेस है, ट्रेनिंग वाले कॉलेजेस है, मेडिसिन के ट्रेनिंग के लिए दूसरे कॉलेज, वो भी पुंछ के अंदर आ रहे हैं। इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने कोशिश की है कि हमारे पुंछ का भी जो नाम है वो नक्शे के ऊपर होना चाहिए। लोगों को जो फैसिलिटी बाहर मिलती है, वो चाहे एजुकेशन की फैसिलिटी हो, कुछ दूसरी बात नहीं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की। मैं समझता हूँ कि हमारे जो डेली वेजर थे, जब डेली वेजर पीडीपी और बीजेपी के बहुमत के अंदर बने तो इनकी एक लिस्ट बनी कि 52,000 थे, लेकिन जब लगाने की बारी तो 1,04,000 हो गए, 1,04,000 हो गए, 1,04,000 लोग उसमें पहुंच गए। 52,000 सर्वर के एडिशनल आ गए, इसलिए काउंट हो गया। आज हमारे जितने डेली वेजर है उनकी बायोमेट्रिक हो रही है, उनकी अटेंडेंस हो रही है, उनको 750 पे मिल रही है, और जल्द से जल्द उनको रेगुलाइज किया गया। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब उनको लेकर गए थे तो ऑर्डर साहब ने वादा किया था सबको रेगुलाइज करेंगे। दूसरी, जहां तक हमारे एसपीओ भाई हैं जिनको 4,000 रुपये पे मिलती थी, 18,000 रुपये पे मिलती थी, चाहे हमारे आंगनबाड़ी के वर्कर हो, जो भी डेली वेजर हो, हमने सबके लिए लड़ाई लड़ी और सबकी लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ जो हमारे होमगार्ड के सिपाही हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी वो भी लड़ाई जारी है, क्योंकि उनको 2700 रुपये मिलता है, जबकि यूटी के अंदर किसी यूटी के अंदर उनको 30,000 रुपये मिलता है, किसी यूटी के अंदर 27,000 रुपये मिलता है। अलग अलग रेट है। हमारी ये डिमांड है, उनको भी कम से कम ज्यादा नहीं होता, एसपी के बराबर पे दी जाए, और या तो नहीं तो यूटी के बराबर उनको पे दी जाए। हम कोई भी जो मुद्दा है, जो लोगों का मुद्दा है, हम उठाने में कभी पीछे नहीं रहेंगे, चाहे हमारी सरकार हो, हम हर मुद्दा लोगों को उठाएंगे। लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। गुप्ता जी, आप इस बार भी फील्ड में खुद रहे और हमेशा से आप जिस तरह से फील्ड में रहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको सॉल्व करने की आप पूरी कोशिश करते हैं, तो इस बार जो यहाँ पे यूथ है उनकी क्या डिमांड है? हमारा यहाँ यूथ है वो पढ़ा लिखा यूथ है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे गाँव के अंदर आ गए, शहर के अंदर आ गए, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। हमने ये कहा है लोगों से, अब सभी को तो रोजगार सरकार नहीं दे सकती। हमने लोगों को कहा है कि आप लोन लीजिए, अपना काम कीजिए, और काफी सारे लोग इसमें आगे बढ़े हैं। लोगों ने अपनी इंडस्ट्री लगाना शुरू की है, लोगों ने अपना रोजगार बढ़ाना शुरू किया। लोगों ने रोजगार बढ़ाया नहीं है, लोगों ने एनजीओ बनाकर लोगों को रोजगार देना शुरू किया। जो सरकार की पॉलिसी है कि बिना किसी गारंटर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, या ईडी डिपार्टमेंट है जो लोगों को ट्रेनिंग कराकर उसमें इतना बड़ा लोन दे रही है कि अब कोई बैंक किसी को इनकार नहीं कर सकता मैं आपको लोन नहीं दूंगा। जैसे बैंक वाले किसी को बैंक के अंदर नहीं जाते। जो प्रधानमंत्री जी ने की सोच है, सबको अपना अपना रोजगार स्वयं अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोगों को रोजगार दे। जो सरकार का जो नौकरियां आएंगी वो तो आएंगी, लेकिन लोगों को आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि वो अपने पांव पर भी खड़ा होने की कोशिश करें, ताकि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके। गुप्ता जी, ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर के यूथ हैं जिनकी डिमांड है 4G दो और वोट लो, तो 4G की बहुत ज्यादा डिमांड है इस टाइम पे। बिल्कुल 4G लोगों को मिलना चाहिए। हमारे मेंबर पार्लियामेंट जफर इस्लाम जी जम्मू आए तो उन्होंने परसों एक बयान दिया, विद इन बहुत सी जल्द इसको रिस्टोर करने वाले हैं, क्योंकि 2 जिलों के अंदर सरकार ने ट्राई की थी, उधमपुर और गांधरबल के अंदर, वहाँ सक्सेसफुल 4G चल रहा है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें मिलना चाहिए जो बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं, लेकिन 4G के बजाय भी जहाँ जहाँ टावर नहीं लगे वहाँ टावर भी लगना चाहिए। लोग हो गए 1,04,000 लोग उसमें पहुंच गए, 52,000 सर्वर के एडिशनल आ गए, इसलिए काउंट हो गया। आज हमारे जितने डेली वेजर है उनकी बायोमेट्रिक हो रही है, उनकी अटेंडेंस हो रही है, उनको 750 पे मिल रही है, और जल्द से जल्द उनको रेगुलाइज किया गया। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब उनको लेकर गए थे तो ऑर्डर साहब ने वादा किया था सबको रेगुलाइज करेंगे। दूसरी, जहां तक हमारे एसपीओ भाई हैं जिनको 4,000 रुपये पे मिलती थी, 18,000 रुपये पे मिलती थी, चाहे हमारे आंगनबाड़ी के वर्कर हो, जो भी डेली वेजर हो, हमने सबके लिए लड़ाई लड़ी और सबकी लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ जो हमारे होमगार्ड के सिपाही हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी वो भी लड़ाई जारी है, क्योंकि उनको 2700 रुपये मिलता है, जबकि यूटी के अंदर उनको 30,000 रुपये मिलता है, किसी यूटी के अंदर 27,000 रुपये मिलता है। अलग अलग रेट है। हमारी ये डिमांड है, उनको भी कम से कम ज्यादा नहीं होता, एसपी के बराबर पे दी जाए, और या तो नहीं तो यूटी के बराबर उनको पे दी जाए। हम कोई भी जो मुद्दा है,
जो लोगों का मुद्दा है हम उठाने में कभी पीछे नहीं रहेंगे, चाहे हमारी सरकार हो, हम हर मुद्दा लोगों को उठाएंगे और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। गुप्ता जी, आप इस बार भी फील्ड में खुद रहे और हमेशा से आप जिस तरह से फील्ड में रहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको सॉल्व करने की आप पूरी पूरी कोशिश करते हैं, तो इस बार जो यहाँ के यूथ हैं उनकी क्या डिमांड है? हमारा यहाँ यूथ है वो पढ़ा लिखा यूथ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे गाँव के अंदर आ गए, शहर के अंदर आ गए, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। हमने हमने ये कहा है लोगों से, अब सभी को तो रोजगार सरकार नहीं दे सकती। हमने लोगों को कहा कि आप लोन लीजिए, आपने अपना काम कीजिए, और काफ़ी सारे लोग इसमें आगे बढ़े हैं। लोगों ने अपनी इंडस्ट्री लगाना शुरू की है, लोगों ने अपना रोजगार बढ़ाना शुरू किया, लोगों ने रोजगार बढ़ाया नहीं है, लोगों ने एनजीओ बनाकर लोगों को रोजगार देना शुरू किया। जो सरकार की पॉलिसी है कि बिना बिना किसी गारंटर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, या ईडी डिपार्टमेंट है जो लोगों को ट्रेनिंग कराकर उसमें इतना बड़ा लोन दे रही है कि अब कोई बैंक किसी को इनकार नहीं कर सकता मैं आपको लोन नहीं दूंगा। जैसे बैंक वाले किसी को बैंक के अंदर नहीं जाते। जो प्रधानमंत्री जी ने की सोच है, सबको अपना अपना रोजगार स्वयं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोगों को रोजगार दे। और जो सरकार का जो नौकरियां आएंगी वो तो आएंगी आएंगी, लेकिन लोगों को आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि वो अपने पाँव पर भी खड़ा होने की कोशिश करें, ताकि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके। गुप्ता जी, ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर के यूथ हैं जिनकी डिमांड है 4G दो और वोट लो, तो 4G की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टाइम पे। बिल्कुल 4G लोगों को मिलना चाहिए। हमारे मेंबर पार्लियामेंट जफर इस्लाम जी जम्मू आए तो उन्होंने परसों एक बयान दिया, विद इन बहुत सी जल्द इसको रिस्टोर करने वाले हैं, क्योंकि 2 जिलों के अंदर सरकार ने ट्राई की थी, उधमपुर और गांधरबल के अंदर, वहाँ सक्सेसफुल 4G चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले तो हमें मिलना चाहिए जो बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं, लेकिन 4G के बजाय भी जहाँ जहाँ टावर नहीं लगे वहाँ टावर भी लगना चाहिए। लोग अगर ज्यादा नहीं होता तो एसपी के बराबर पे दी जाए, और या तो नहीं तो यूपी के मुताबिक उनको पे दी जाए। हम कोई भी जो मुद्दा है, जो लोगों का मुद्दा है, हम उठाने में कभी पीछे नहीं रहेंगे, चाहे हमारी सरकार हो, हम हर मुद्दा लोगों को उठाएंगे और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। गुप्ता जी, आप इस बार भी फील्ड में खुद रहे और हमेशा से आप जिस तरह से फील्ड में रहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको सॉल्व करने की आप पूरी पूरी कोशिश करते हैं, तो इस बार जो यहाँ के यूथ हैं उनकी क्या डिमांड है? हमारा यहाँ यूथ है वो पढ़ा लिखा यूथ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे गाँव के अंदर आ गए, शहर के अंदर आ गए, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। हमने हमने ये कहा है लोगों से, अब सभी को तो रोजगार सरकार नहीं दे सकती। हमने लोगों को कहा कि आप लोन लीजिए, आपने अपना काम कीजिए, और काफ़ी सारे लोग इसमें आगे बढ़े हैं। लोगों ने अपनी इंडस्ट्री लगाना शुरू की है, लोगों ने अपना रोजगार बढ़ाना शुरू किया, लोगों ने रोजगार बढ़ाया नहीं है, लोगों ने एनजीओ बनाकर लोगों को रोजगार देना शुरू किया। जो सरकार की पॉलिसी है कि बिना किसी गारंटर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, या ईडी डिपार्टमेंट है जो लोगों को ट्रेनिंग कराकर उसमें इतना बड़ा लोन दे रही है कि अब कोई बैंक किसी को इनकार नहीं कर सकता मैं आपको लोन नहीं दूंगा। जैसे बैंक वाले किसी को बैंक के अंदर नहीं जाते। जो प्रधानमंत्री जी ने की सोच है, सबको अपना अपना रोजगार स्वयं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोगों को रोजगार दे। जो सरकार का जो नौकरियां आएंगी वो तो आएंगी आएंगी, लेकिन लोगों को आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि वो अपने पाँव पर भी खड़ा होने की कोशिश करें, ताकि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके। गुप्ता जी, ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर के यूथ हैं जिनकी डिमांड है 4G दो और वोट लो, तो 4G की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टाइम पे। बिल्कुल 4G लोगों को मिलना चाहिए। हमारे मेंबर पार्लियामेंट जफर इस्लाम जी जम्मू आए तो उन्होंने परसों एक बयान दिया, विद इन बहुत सी जल्द इसको रिस्टोर करने वाले हैं, क्योंकि 2 जिलों के अंदर सरकार ने ट्राई की थी, उधमपुर और गांधरबल के अंदर, वहाँ सक्सेसफुल 4G चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले तो हमें मिलना चाहिए जो बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं, लेकिन 4G के बजाय भी जहाँ जहाँ टावर नहीं लगे वहाँ टावर भी लगना चाहिए। लोगों को आज कनेक्टिविटी सबसे जो अगर जरूरी है, मोबाइल की जरूरत है, कहीं कहीं दुख है कहीं सुख है, और लोगों को कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। इसके लिए हम हमेशा बात करते हैं और आगे भी करते रहे, और मुझे लगता है जल्द से जल्द 4G रिस्टोर हो जाएगा, लोगों की जो परेशानी है वो दूर होनी चाहिए। गुप्ता जी, जो गुपकार है, पीपल अलायंस फॉर द गुपकार डिक्लेरेशन, गुपकार का ये कहना है कि अगर इस बार वो ये डीडीसी इलेक्शन में जीत जाते हैं गुपकार के कैंडिडेट्स, तो वो आर्टिकल 370 जो है उसको वापस लाएंगे, जो जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी थी इसको वापस लाएंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, गुपकार अलायंस सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। जो जो ये चुनाव डीडीसी के होने जा रहे हैं, ये अपने ब्लॉक लेवल के चुनाव है। मुझे आप बताओ, एक ब्लॉक लेवल का जो कौंसलर चुना जाएगा वो 370 और 35 को कैसे वापस ला सकता है? ये पार्लियामेंट को झूठ बोलने के बगैर और कोई काम नहीं। जिस तरह से मंडे से यहाँ पे 7 तारीख से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं और 10 को यहाँ पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है लोगों को, ये जो चुनाव है डेवलपमेंट और तरक्की का चुनाव है।
हमारे चिश्ती साहब और उनकी बेटी जो सैरिश चिश्ती है, वो एक ईमानदार और पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनका इतना बड़ा बिजनेस है, जो साल की अगर 1 करोड़ रुपए की जुगाड़ देते हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा ईमानदार और ज्ञानदार आदमी नहीं हो सकता। आप ईमानदार और अच्छे लोगों को चुनिए ताकि यहाँ पर भी कुछ के अंदर डेवलपमेंट और तरक्की हो। जिस हिसाब से बड़ा अच्छा कैंडिडेट इस मेरे ख्याल पूरे डीडीसी के अंदर कोई भी नहीं है। और उनकी बेटी, मैं आपको सच कहता हूँ कि वो एक बड़ी लोगों की मदद करने वाली है। जिस हिसाब से भी ज़्यादा अच्छी वो मदद लोगों की करती है, क्योंकि उस फैमिली से तलक रहते हैं, उनकी मदद उसी लहजे में काम करती है, उनका भाई भी करता है। एक अच्छी फैमिली है, उनको वोट देकर अपने इलाके की तरक्की के लिए बीजेपी को वोट दें। जिस हिसाब को मजबूत करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, अगर जिस हिसाब जीतेंगे वो अपनी मनमर्जी से फंड्स भी लाएंगे, प्रोजेक्ट भी लाएंगे। इसलिए आप वोट बीजेपी को देकर कमल के फूल पर वोट लगाकर हमारे दोनों कैंडिडेट को जिताकर कामयाब। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुनील गुप्ता, जो स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं। इनका ये कहना है कि ये जो इलेक्शन है सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए है, लोगों के लिए है, और कोई भी इनका कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह से इनका कहना है कि भाजपा का हमेशा से यही एजेंडा रहा कि वो हर जगह अमन, खुशहाली और तरक्की लेकर आए। इसी के साथ मैं हूँ रोजिया काजमी और वीडियो जर्नलिस्ट इसरार काजमी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। 370 और 35 को कैसे वापस आ सकता है? ये पार्लियामेंट का फैसला है। यूनानिमस पार्लियामेंट से दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस से बिल पास होकर ये 370 और 35 है। गुपकार अलायंस इस समय सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, झूठ बोलने का काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, इनके कहने से ना तो 317 वापस आना है, ना 35 वापस आना है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, जो गृह मंत्री है, उन्होंने बार बार कहा कि हम इस स्टेट को वापस लाएंगे, जैसे ही हालात ठीक होंगे स्टेट का वापस दर्जा दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को जब पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ तो उन्होंने उस समय कहा था कि हम वापस लाएंगे। पिछले दिनों में हमारे जो गृह मंत्री उन्होंने कहा था स्टेट जल्द ही इसको स्टेट बनाएंगे। हमारी यही डिमांड है, हमारी स्टेट बननी चाहिए। बाकी हमें 370 और 35 से सिर्फ इन्होंने अपने लूट और घूट के लिए रखा हुआ था, बाकी कुछ नहीं था 370 और 35 में। आज लोग खुशहाल है। 370 और 35 के जाने के बाद कश्मीर के अंदर एक भी पत्थर नहीं बजा है, एक भी दिन दुकानदारी बंद नहीं हुई है, एक भी दिन रोड ट्रांसपोर्ट रोड से ऑफ हुआ है। इसलिए लोग समझते हैं कि आज उन्होंने गुपकार अलायंस छोड़कर इलेक्शन होने का फैसला किया, लोग इनके साथ नहीं। कहीं ना कहीं जो श्रीनगर के यूथ है, जो श्रीनगर के लोग हैं, वो कश्मीर के जो लोग हैं, वो पीसफुली रहना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 35A को हम वापस लाएंगे या इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, क्या ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनता तक, जम्मू कश्मीर के लोगों तक क्या मैसेज जाता है? क्या ये इनको भटकाने का काम किया जा रहा है? अगर आपने इस चुनाव के अंदर देखा होगा कि कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा कैंडिडेट खड़े हैं और सबसे ज्यादा जो रैली हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, जिसमें हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कश्मीर आकर बैठे हुए हैं, वो लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोग खुलकर रैली में आ रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि लोग अमन चैन यहाँ पर चाहते हैं। और सबसे बड़ी जो बात जो लोग चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं 70 साल से जो हमें डेवलपमेंट और तरक्की नहीं मिली वो डेवलपमेंट हो, ताकि लोग भी मेन स्ट्रीम के अंदर आए। लोग पढ़े लिखे लोग हैं कश्मीर के अंदर, आज लोग IAS अफसर बन रहे हैं। अगर आपने देखा हमारे कुछ जिले के अंदर कितने लोग इतना आगे निकल कर गए हैं, कश्मीर के अंदर प्रॉपर लोग आ रहे हैं। हमारी ये भी सोचा कि कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, पुंछ के लोग इस फील्ड में आना चाहिए, इस देश की खिदमत करने के लिए वो लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ यही एक सही रास्ता है। जिस तरह से गुपकार की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अपोजिशन की तरफ से डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये इलेक्शन जो है ये फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, वो अगर आपने देखा होगा कि 80% वोट पड़ रहे हैं, लोग लाइनों में लाकर वोट दे रहे हैं, सभी के एजेंट मौजूद है, सभी लोग फ्रीली कंपेन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आज लोग टीवी देखते हैं, लोग मीडिया का जमाना है।